हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोन चिरैया कहा जाता है। सोन चिरैया की जनसंख्या 4 दशकों में अगर हम देखें तो बहुत ही निम्न स्तर पर आ गई है। वर्तमान में भारत में 140 के आसपास इसका आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें 120 सिर्फ राजस्थान में। राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, लगातार ये चर्चा में रहता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बिजली के तारों से जो इनकी मृत्यु हो रही है उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाएं जिससे इनका संरक्षण किया जाए, हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाएं। लेकिन आज का जो विषय है हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो कैंपा फंड से जुड़ा हुआ है। कैंपा फंड ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए 2029 तक इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए 56 करोड़ की राशि दी है। क्या है ये मामला, इसको बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो इस सेशन को देखने के बाद आप अंत तक इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में बन सकते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड ये किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। यानी ये जुड़ा हुआ सेक्शन किससे है, तो अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करें तो जीएस पेपर 3 में पर्यावरण है एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं जैव विविधता, और जैव विविधता के संरक्षण में आप एक चीज पढ़ते हैं, एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और एक पढ़ते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस संरक्षण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वस्थानीय जिसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये दोनों ही कंजर्वेशन जो मेथड होते हैं जिनके जरिए किसी जीव का संरक्षण किया जाता है, होता यही है कि आप इससे जैव विविधता को बचा रहे होते हैं, यानी हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो आपको ये जानवर दिख रहा है जिसको सोन चिरैया या पक्षी हम बोल सकते हैं, जो पक्षी यहां पर नजर आ रहा है ये भी तो एक जैव विविधता है। अब इस जैव विविधता के लिए क्या अपडेट आया है, तो यहां पर हम एक आर्टिकल को रेफर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है एक्सप्लेन सेक्शन का। इसमें देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, तो भाई IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अलग अलग जीवों को श्रेणियों में बांटता है। जिसके ऊपर अत्यधिक संकट होता है, गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उसको CR से दर्शाया जाता है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड से दर्शाया जाता है। यानी ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके ऊपर संकट बहुत अत्यधिक है, अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये विलुप्त हो जाएगी। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसको GIB भी कहा जाता है, सोन चिरैया भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए रिकवरी प्रोग्राम की बात हो रही है। क्या किया जा रहा है, इसको रिकवर किया जा रहा है, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है। एंड व्हाट लाइज अहेड, तो इसमें क्या है, इसकी पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत हम क्या कर रहे हैं और अभी क्या इसमें एक आशा की किरण नजर आ रही है कि वापस से जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये उड़ान भर पाएगी। जो इसका आंकड़ा हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 140 के आसपास पहुंच चुका है, 140 ही है। इसमें 120 में आपको राजस्थान के बारे में बता रहा हूं कि ये कुछ ही भारत के राज्यों तक सीमित है। तो only around 140 great Indian bustards are left in India today. They face major threats to their survival, and any chance that the large birds have to survive in the wild depends on mitigating the risk posed by these threats. अब इनके ऊपर जो खतरे हैं उन खतरे को कम करना और इस रिकवरी कार्यक्रम में क्या भूमिका है, तो इसमें एक हम बात करेंगे कैंपा फंड की। ये कैंपा फंड क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आए दिन चर्चा में रहता है और उसकी वजह यही है कि 4 दशक में इसका आंकड़ा आज की डेट में 140 के आसपास आ चुका है, जो एक समय 700 से ऊपर माने जाते थे। इसके अलावा 1960 के में अगर आप देखेंगे तो भारत के अंतर्गत बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली साहब को। सलीम अली साहब चाहते थे कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको हम आज मोर कहते हैं, उसकी जगह ये सोन चिरैया रहे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहे। लेकिन उस समय प्रशासन ने माना नहीं उसको, और आज इसकी हालत यह है कि 140 के आसपास पहुंच चुकी है। IUCN की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है।
अब ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो हमें आशा की किरण क्या नजर आ रही है? भाई इसके लिए फंडिंग दी गई है, इसकी रिकवरी के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, और इसमें दोनों ही मेथड लगेंगे, यानी स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। अगर जो लोगों को नहीं पता हो तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जब किसी जानवर को या किसी भी पक्षी को या किसी भी जीव को, जीव का मतलब देखिए, जब बायोडाइवर्सिटी की बात की जाती है, जैव विविधता की बात की जाती है, तो याद रखना इसमें केवल जानवरों की बात नहीं होगी, इसमें पेड़ पौधों की भी बात होगी। जिसमें भी जीवन है उस जीवन को संरक्षण देना। तो इसमें हम केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल पक्षियों की बात करेंगे या शेर की बात करेंगे या बाघों की बात करेंगे या चीतों की बात करेंगे, हम इसमें पेड़ों की भी बात करेंगे, हम इसमें पादप प्रजाति की भी बात करेंगे। तो स्वस्थाने का मतलब होता है उनको उसी स्थान पर रहने दो जहां वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जैसे जंगलों की बात करें, अब आप सोचेंगे भाई जंगलों में तो पेड़ पौधे रहते हैं, तो फिर कहां पे इनका संरक्षण किया जाता होगा? बाह्य स्थाने में। तो बॉटेनिकल गार्डन सुने होंगे आपने, जिनको कृत्रिम तौर पर गार्डन्स बनाए जाते हैं, वहां पर उन पौधों का संरक्षण किया जाता है। मतलब वहां पर ऐसे पौधों को नहीं रखा जाता जो देखने में सुंदर हो, वहां पे ऐसे पौधों को संरक्षण दिया जाता है जो विलुप्ति की कगार पर हो। स्वस्थाने का मतलब उनके ही स्थान पे छोड़ दिया जाए। बाह्य स्थाने का मतलब है कि उनको एक कृत्रिम आवास दिया जाए। जैसे आप चिड़ियाघर जाते हैं तो चिड़ियाघर में वो कृत्रिम आवास दिया गया है जानवरों को, उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जैव मंडल की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, तो वहां पर उन जीवों को क्या किया जाता है? प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाता है। तो उसको कहा जाता है स्वस्थानी यानी इन सीटू, और जहां पर कृत्रिम तौर पर किया जाता है वो एक्स सीटू है। तो अब इसको हम चाहते हैं कि ये सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बढ़े, 140 का आंकड़ा और आगे जाए। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कैंपा फंड दे रहा है 56 करोड़ रुपए का, और उसके जरिए दोनों ही विधि के तहत इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा। तो कैसे होगा ये, इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना रहती है यूपीएससी में, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप ये सारे टॉपिक्स हमारे साथ जीएस फाउंडेशन बैच में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। 8 जुलाई से बैचेस शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। इसमें 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर होगा। आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं इसमें, आप अपने डाउट्स डायरेक्टली माइक ऑन करके वहां पूछ सकते हैं। आपको रोजाना जो रेगुलर क्लासेस मिलती है उनका ड्यूरेशन लगभग 1000 घंटे होता है, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी बाद में अवेलेबल हो जाता है। यानी आप लाइव क्लासेस अगर आपकी किसी कारणवश छूट गई है तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कई बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, 1-to-1 मेंटोरशिप, 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर होता है। इसके अलावा इस बैच के साथ खास चीज ये है कि इसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली आकर सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम का पार्ट बनना, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीजें मिलती हैं। यानी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी पूरी स्टडी IQIS हिंदी की टीम करवाती है। तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो ये मेरी इंस्टा ID है, इस पर आप बेहिचक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मनीष श्रीवास्तव GS इसका हैंडल है। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम ID है। चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हम टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कई जगह GIB भी लिख दिया जाता है। यह हिंदी में इनको सोन चिरैया कहा जाता है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शब्द ज्यादा चलता है। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शब्द की बात करें तो ये IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN एक NGO है जिसका काम क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संघ है जो कि CN का काम करता है। CN यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का संरक्षण के लिए बात करता है। और इसके द्वारा एक रेड डेटा बुक निकाली जाती है जिसमें अलग अलग तरह की श्रेणी में जीवों को, अब जीव का मतलब आप याद रखेंगे, इसमें पौधे भी हो सकते हैं, इसमें जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, तो इसके अनुसार अलग अलग लिस्ट जारी की जाती है। जैसे EX का मतलब है जो विलुप्त हो गए हैं, अब बचे ही नहीं, जैसे डायनासोर के बारे में आप देखते हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, मतलब इसका जो अंतिम जीव है उसकी भी मृत्यु हो गई है, खत्म हो चुका है। EW का मतलब होता है एक्सटेंड इन वाइल्ड, यानी ये विलुप्त तो हुआ है लेकिन जंगलों से विलुप्त हो गया है। अब जंगलों से विलुप्त हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं इसका संरक्षण करके रखा है। जैसे बॉटेनिकल गार्डन है, अब बॉटेनिकल गार्डन में ये होता है कि हम ऐसे पौधों को सुरक्षित रखते हैं जो जंगलों में खत्म हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड द नेचुरल रेंज, यानी इसको बाह्य स्थाने में संरक्षण दिया जाता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जानना है ये 3 कैटेगरी को,
जिनको संकटग्रस्त प्रजाति कहा जाता है। ये थ्रिएटेंट है। इसमें एक शब्द है CR, एक है EN और एक है VU। VU का मतलब होता है वल्नरेबल, सुभेद्य। फिर एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब है कि भाई ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर खतरा है, एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। और CR का मतलब होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जो हम GIB की बात कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं, ये CR के अंतर्गत आता है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया तो ये कुछ समय में जंगलों से विलुप्त हो जाएगा, और कुछ अगर वहां पे भी नहीं हम कर पाए तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा। एंडेंजर्ड ऐसा है, अभी बीच की अवस्था है, अगर इसको नहीं संभाला तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा। और वल्नरेबल है, ये सुभेद्य अवस्था में आ चुका है, इसको अगर नहीं बचाया गया तो धीरे धीरे ये विलुप्ति के कगार पर आएगा। एंटी नियर थ्रेटेंड है, मतलब संकटग्रस्त हो सकता है अगर नहीं बचाया गया। लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये 3 कैटेगरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, उसमें भी CR। तो GIB CR के अंतर्गत आता है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब इसके लिए जो बात हो रही है वो कैंपा फंड की हो रही है। अभी कैंपा फंड क्या है, तो इसी को कहा जाता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अभी कंपनसेटरी का मतलब होता है कि भाई ये आपके लिए, जैसे कहीं पर जंगल काट दिए गए हैं किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा, या किसी भी तरीके से मानव ने अपने लाभ के लिए जंगलों को हटा दिया। अब जंगलों का हटाने से क्या होगा, तो सबसे पहले जंगलों का हटाने का सीधा सा अर्थ है कि आप आवास समाप्त कर रहे हो, और आवास समाप्त हो गया ना तो आप किसी जीव को मत मारो, उसका आवास खत्म कर दो। अब इंसानों के लिए धरती रहने के लिए, धरती बचे ही ना, सिर्फ पानी पानी हो जाए तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। तो ऐसे ही यही जो है ये अफॉरेस्टेशन पर बात करता है, यानी ऐसा आप काम कर रहे हो कि आप वृक्षारोपण, वृक्षों को काटते जा रहे हो। अब उसको काटने के लिए ये कंपनसेटरी है, इसका क्या करता है, तो इसकी भरपाई करने के लिए ये प्राधिकरण बनाया गया है और ये पैसा देता है। तो ये कैंपा फंड ने घोषणा करी है कि 56 करोड़ रुपए ये देगा 2029 तक GIB के संरक्षण के लिए। GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को बढ़ावा देगा, ताकि इनकी जो जनसंख्या 140 के आसपास पहुंच चुकी है वो भारत में वापस से बढ़े। और इसके लिए अलग अलग प्रयास करेंगे। कौन से प्रयास हैं वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के ही इस आर्टिकल को अगर थोड़ा सा हम डिकोड करने का प्रयास करें तो आप पढ़िए, यहाँ पर क्या भाषा लिखी हुई है। लास्ट मंथ द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इस शब्द पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ऑथोरिटी, इसी को कैंपा कहा जाता है। कि क्या किया है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा ने, तो यहां पर एक राशि दी हुई है, इस राशि को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें लिखा है 56 करोड़ फंडिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ये सोन चिरैया के संरक्षण के लिए 2024 से 29 तक के काल में ये कितना पैसा देंगे, 56 करोड़ का पैसा देंगे। द प्रपोजल फॉर द नेक्स्ट फेज प्रिपेयर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो पूरा का पूरा ढांचा बनाया कि इतने पैसे लगेंगे इनको संरक्षण देने में, ये बनाया किसने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको WII कहा जाता है। और किसके संरक्षण में ये काम करती है, तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC कहा जाता है। तो इसने कुछ की टारगेट्स रखे हैं, जिसमें बस्टर्ड्स को ब्रीड कराया जाएगा, किस रूप में, ex-situ कंजर्वेशन में। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक होता है इन situ कंजर्वेशन, यहां शब्द आया है ex-situ। अब हम जो इनको बचाना चाहते हैं वो बचा तो नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए इनको बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे इनकी मृत्यु हुई है। तो अब हम करेंगे ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब है बाह्य स्थाने, बाह्य स्थाने मतलब इनको कृत्रिम तौर पर संरक्षण दिया जाएगा। तो ब्रीडिंग सेंटर है, उन ब्रीडिंग सेंटर में इनके जो एग्स होंगे उनको हैच कराया जाएगा और उनसे नए जीवों की उत्पत्ति कराई जाएगी, यानी प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल हैचिंग की बात की जा रही है, इंसेमिनेशन प्रोसेस, यानी कुल मिलाकर हम इनकी जनसंख्या को बढ़ाएंगे कृत्रिम तौर पर। अब उसके कृत्रिम तौर के लिए इंक्यूबेटर चाहिए। अब जैसे कि मान लिया जाए किसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अंडा दिया, अब उस अंडे को मान लिया जाए आसपास के जीवों ने खा लिया, जैसे कई जंगली कुत्ते होते हैं वो हमला कर देते हैं, या कई दूसरे जीवों से भी तो इनको संरक्षण देना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ये जंगलों में रह रहे हैं, ये कोई संरक्षण नहीं मिला है,
तो उससे कई बार जो इनके अंडे होते हैं वो दूसरे जीवों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो अब यहां पर एक्स सीटू कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बाह्य स्थाने की जब बात आएगी तो उससे आपको बस इतना समझना है कि बाह्य स्थाने का मतलब यही है कि इनको हम कृत्रिम तौर पर संरक्षण देने का प्रयास करेंगे। अब उसके लिए क्या होगा, आपको मशीनरी चाहिए होगी। अब जैसे कि भाई किसी अंडे से जब चूजा निकलता है तो हैचिंग के लिए आपने देखा होगा कई बार जो पक्षी होते हैं वो अंडों पर बैठे रहते हैं, उनको वो गर्मी देते हैं। अगर उनको कृत्रिम तौर पर गर्मी देनी है तो हमें इंक्यूबेटर्स चाहिए, हमें पूरा का पूरा प्रजनन यूनिट चाहिए, हमें वैसा वातावरण देना होगा, तो उसमें पैसे तो खर्च होंगे। तो ये जो पैसा आ रहा है 56 करोड़ का, जो कि WII ने अप्रूव करवाया है अंडर दी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, तो ये इसके ऊपर खर्चा करेगा, ये कैंपा के द्वारा दिया जा रहा है। तो कंडक्टिंग डिटेल पॉपुलेशन स्टडीज इन राजस्थान and other bustard range states, developing artificial insemination techniques। artificial insemination techniques का मतलब है कि भाई कृत्रिम तौर पर इनका प्रजनन करवाया जाएगा। जैसे ह्यूमंस के अंतर्गत आपने सुना है कि भाई हम कई प्रोसेस होती हैं, जैसे IVF होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी तरीके से इनका भी प्रजनन कराकर कृत्रिम तौर पर इनकी जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अभी फंड कितना आ रहा है, 56 करोड़ का फंड आया है 5 साल के लिए। तो इस फेस में इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें लेसर फ्लोरिकन की भी बात की गई है। इसको भी मतलब ये बस्टर्ड जो होता है सोन चिरैया की अलग अलग प्रजातियों में ये लेसर फ्लोरिकन आता है। इसकी जनसंख्या हालांकि 1000 के आसपास है और ये जो बड़ा सा नजर आ रहा है ये 140 के आसपास है। तो इन सारों के लिए ये फंड लाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने मिल रहा होगा कि द 56 करोड़ फंडिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, और किस अवधि के लिए दिया है, 2024 से 29 के लिए। कौन सा संरक्षण किया जाएगा, बाह्य स्थाने। स्वस्थाने का मतलब है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दे दिया जाए। तो ऑलरेडी ये राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा आपने, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर दिया गया है, लेकिन अलग से इनके प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं, इंसेमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाएगा। तो इन वर्षों में इस तकनीक के द्वारा इनकी जनसंख्या को बढ़ाने का लक्ष्य है। तो यहां पर लेसर फ्लोरिकन भी है, और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई वो आपका बस्टर्ड पक्षी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB को भी संरक्षण दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या है, जो ये केवी लाइन्स है, जो ये बिजली के तार हैं, इनसे ये टकराकर क्या होती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये केस सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पूरा विश्व चाह रहा है कि भाई प्रकृति का संरक्षण किया जाए, ऊर्जा का। अब भारत में ये जो बिजली का उत्पादन है इसमें कोयले की भूमिका है, हम कोयले का भी उत्पादन कम करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी इनको हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई बिजली भी एक जरूरी है। तो इसके लिए क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं उस पर काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन बहुत कुछ हल नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष कमजोर है। अब जाकर कैंपा ने फंड दिया है तो माना जा रहा है कि इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप सोचेंगे क्या ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम इनकी रिकवरी कर सकते हैं, तो इनके रिकवरी प्रोग्राम को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या तरीके के जरिए हम इसको संरक्षण दे सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है, फिर आगे बढ़ के इसके उपाय की बात करते हैं। जिसको ये फंड दे रहा है, इसको जहां से निधि मिल रही है, पूंजी मिल रही है, वो है कैंपा। कैंपा मैंने बताया कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है। यही क्या कर रही है, 56 करोड़ रुपए दे रही है। तो इसका उपयोग क्या होता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को संतुलित करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु किया गया है। यानी मान लिया जाए कोई उद्योग है, वो उद्योग ने वन को उजाड़ दिया, अब जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस लगी हैं यहाँ, कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रही हैं, तो उसके बदले ये पैसा चार्ज करती हैं, तो वो पैसा कैंपा को मिल रहा है, और कैंपा ये फंड किसके लिए दे रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए दे रहा है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्री फंड का 90% राज्यों को आवंटित किया जाता है, जबकि केंद्र 10% अपने पास रखता है। तो इसी के तहत ये 56 करोड़ रुपए आ रहे हैं इनके पास। अब हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, असल में ये सोन चिरैया है क्या। तो मैंने आपको बताया था 1960 के दशक में सलीम अली साहब चाहते थे ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी बने, लेकिन ये राष्ट्रीय पक्षी तो नहीं बन पाया, लेकिन राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। तो आर्डियोटिस निग्रिसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है।
राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है, जो विशेष तौर पर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा देखने मिलता है। उसके अलावा भी कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें भी पाया जाता है। ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। देखिए, ये उड़ तो सकता है लेकिन ये ज्यादा पसंद करता है घास के मैदान में। अगर घास का मैदान रहेगा तो इसका संरक्षण रहेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई भी जीव को अगर संरक्षण चाहिए तो उसका आवास जरूरी है, और धीरे धीरे घास के मैदान समाप्त होते जा रहे हैं राजस्थान में। लोग खेती बाड़ी के लिए, दूसरा जब उद्योग बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा कई नहरों का निर्माण हो रहा है, कृषि के लिए भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, रहवासी इलाका बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं। और जब घास के मैदान सिकुड़ रहे हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया पर भी असर आ रहा है। तो ये घास के मैदान प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी यानी घास के मैदान का ही प्रतिनिधित्व करती है। अगर ये प्रजाति ज्यादा है तो यानी घास के मैदान ज्यादा होंगे, लेकिन ये प्रजाति कम हो रही है तो हम घास के मैदान को भी समाप्त कर रहे हैं। और विशेष तौर पर ये अधिकांश राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, जिनमें आंकड़ा 120 के आसपास है, और बाकी बचा हुआ 20 महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। तो राजस्थान और गुजरात में ये आंकड़ा सीधा 120 है, और भारत में अब इनका आंकड़ा सिर्फ 140 के आसपास देखने मिलता है। अगर हम बात करें हम क्या उपाय अपनाएंगे जिसके जरिए ये 56 करोड़ का प्रयोग करके 2029 तक इनको पुनः स्थापित करना यानी रिकवरी की जाएगी, तो इसमें सबसे पहला है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, ये कई जीवों के लिए चलाई जा रही है, वैसे ही इनके लिए भी चलाई जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव का आवास लौटाया जाएगा, इनका जो घास का मैदान है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि ये जीवित रह पाए। तो इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वन्य जीव आवास का एकीकृत विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। हैबिटेट शब्द को याद रखना, आवास होता है, और आवास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी जीव का अगर नाश हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसका आवास खत्म होना। तो हम सबसे पहले अगर इसको रिकवर कराना चाहते हैं तो हम इसके आवास को बढ़ावा देंगे। तो सबसे पहला उपाय यही है कि जिसमें वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है, यानी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। इस स्पीशीज की रिकवरी करा दी जाए और इसको वापस से जो 700-800 का आंकड़ा एक समय हुआ करता था 4 दशक पहले, उतना ही किया जाए। तो अभी सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा तरीका है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। देखिए ये क्या होता है, इसको जुगनू पक्षी डाइवर्टर कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये पक्षियों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है जो बिजली के तार हैं उनसे टकराकर। तो अब क्या किया जा रहा है, इनके ऊपर एक फायर फ्लाई लगाया जा रहा है, मतलब इस बिजली के तारों से पहले ही एक ऐसे चमकने वाले जुगनू डाइवर्टर लगाए गए हैं कि जैसे ही इसके पास नजर आएंगे, ये जलते हुए नजर आएंगे, तो ये अपना रास्ता बदल लेंगे और रास्ता बदलने से इनकी मृत्यु होने से बच पाएगी। तो जुगनू पक्षी डाइवर्टर बिजली लाइनों पर स्थापित फ्लैप है। ये कुछ इस तरीके से फ्लैप है, आपको नजर आ रहा हो शायद। तो ये GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे पक्षी प्रजातियों के लिए रिफ्लेक्टर्स, परावर्तक के रूप में कार्य करते हैं। ये जैसे ही उनको जाते हैं, उनको लगता है कोई आग वगैरह लगी है, तो उससे उल्टे भाग कर आ जाते हैं, तो इससे इनकी जान बच सकती है। तो पक्षी इन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बिजली लाइनों से टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकते हैं। तो ये लगाकर एक प्रयास किया गया है। तीसरी अगर हम बात करें जिसमें आर्टिफिशियल हैचिंग की बात की जा रही है, ये सारी चीजों के लिए देखिए पैसा तो चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कैंपा का जो फंड आ रहा है 56 करोड़ का, वो इन सारी चीजों के लिए और अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा। अभी किया जा रहा है लेकिन बहुत मास स्केल पर, बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इसी में कृत्रिम हैचिंग, जैसा मैंने आपको बताया इनके अंडों को क्या करते हैं, जंगली कुत्ते खा जाते हैं, दूसरे जीव जो है इनको खदेड़ देते हैं, कई बार इनका शिकार कर लेते हैं। तो अब इनके अंडों को वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ टीम है वो जाकर इकट्ठा करेगी और इस तरह के ये कृत्रिम तरह के इंक्यूबेटर्स होते हैं जो हीट प्रोवाइड करते हैं और इनसे फिर चूजे निकलते हैं। तो संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 2019 में जंगलों से अंडे एकत्र करके उन्हें कृत्रिम रूप से अंडे सेने का कार्य शुरू हुआ। 21 जून 2019 को पहला चूजा निकला और उसका नाम यूनो रखा गया। उस वर्ष 8 और चूजे पैदा हुए एवं उनका पालन पोषण किया गया तथा उनकी निगरानी भी की गई। तो ये आर्टिफिशियल हैचिंग अब बड़े स्केल पे कराई जाएगी कैंपा के द्वारा। राजस्थान के 2 प्रजनन केंद्रों में कुल 29 GIB रखे गए हैं। तो ऐसे 29 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्रों में रखे गए हैं जहां इंक्यूबेटर्स में कृत्रिम हैचिंग कराई जाती है, चूजे निकाले जाते हैं। इसके अलावा संरक्षण प्रजनन सुविधा, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी,
कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी में इनको कृत्रिम तौर पर, यहां पर भी ये जो पूरा का पूरा विषय आ गया वो बाह्य स्थानीय संरक्षण का आ गया। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में इस तरह की विधि से इनको संरक्षित किया जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी है। तो राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा जून 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा भी स्थापित की गई, जहां पे इनको अलग से संरक्षण दिया जाता है। तो अब इसी तरह की और भी चीजें बनाई जाएंगी ताकि इनको प्रॉपर तरीके से संरक्षण दिया जा सके। अब देखा जाए तो इनका अभी वर्तमान में ये 2 जगह पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं, एक डेजर्ट नेशनल पार्क और एक कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी जान लीजिए कि भाई ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के भीतर भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है डेजर्ट नेशनल पार्क। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय वृक्ष खेजरी और राजकीय पुष्प रोहिड़ा इस उद्यान में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये सारी चीजों के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क जाना जाता है। कहाँ मिलता है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में मिलता है। इसके अलावा 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल और 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। नेशनल पार्क को ही राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। केंद्र सरकार इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट करती है। एक और जगह आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा, वो है कच्छ अभ्यारण्य। तो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य यानी कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है। इसकी बात करें तो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य भारत के गुजरात के कच्छ जिले में नलिया के पास स्थित है और ये देश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो मात्र 2 वर्ग किलोमीटर का है, जिसे लाला परिजन अभ्यारण्य यानी लाला परिजन सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए जुलाई 1992 में इसको घोषित किया गया था सेंचुरी, और ये राज्य सरकार के अधीन रहती है। अभ्यारण्य बस्टर्ड की 3 प्रजातियों का आवास है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन और मैक्सविन बस्टर्ड। ये इसी की प्रजाति है जो यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। तो ये 2 स्थान आप याद रखेंगे, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कहाँ इनको संरक्षण दिया जाता है, तो इन 2 स्थानों पे दिया जाता है। और अभी आज हमने क्लास में क्या सीखा? तो क्लास में यही सीखा कि इनके संरक्षण के लिए, इनको वापस से उड़ान भराने के लिए क्या किया जा रहा है। तो इसके लिए लास्ट मंथ कैंपा ने फंड एलोकेट किया है, और फंड का प्रयोग कैसे किया जाएगा तो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं जिसके तहत ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका संरक्षण होगा। और अब क्या करेगा ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII? तो कुछ विशेष चीजें याद रख लीजिए जिसमें ये पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। WII ने 20,000 वर्ग किलोमीटर GIB परिदृश्य में बिजली लाइनों और नवीकरणीय बुनियादी ढांचे से उत्पन्न खतरों का मानचित्रण किया है, पूरी मैपिंग करी है, और इस मैपिंग के आधार पर ये एरिया पूरा इनके लिए डेवलप करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहला क्या है, स्पीशीज को रिकवरी करना। उस स्पीशीज को रिकवरी करने के लिए उनके आवास क्षेत्र को बढ़ाना होगा। तो जो यहाँ पर WII है उसने आइडेंटिफाई किया है कि 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इनके लिए हमें बनाना पड़ेगा ताकि ये उसमें आसानी से भ्रमण कर सकें, उड़ सकें, कोई बिजली लाइन इनके बीच में ना आए। अगर बिजली का प्रयोग भी करना है तो नवीकरणीय हमें ढांचे बनाने होंगे, ये एक है। दूसरा, कई इनको जीवों से भी नुकसान है, तो उसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया हुआ है। तो ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के सहयोग से 2018-19 में डेजर्ट नेशनल पार्क और उसके अभ्यारण्य के 23 गांव में 803 कुत्तों की नसबंदी की गई। अब ये कुत्तों की नसबंदी क्यों की गई? क्योंकि भाई कुत्तों की जो जनसंख्या होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और तेजी से बढ़ने के बाद ये इनके अंडों पर हमला कर देते हैं, और जिसके कारण इनकी जनसंख्या कम हो जाती है। कई बार इनके छोटे पक्षियों को भी मार देते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर प्रयास किया गया है। तीसरी अगर हम बात करें, जबकि WII के वार्षिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम पर जो इनकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है WII की, इस पर कैसी रिकवरी हुई है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मॉनिटर छिपकली, लोमड़ियां और कुत्तों जैसे GIB शिकारियों को भी बस्टर्ड प्रजनन क्षेत्रों से पकड़ लिया गया और स्थानांतरित कर दिया गया। तो इनको माइग्रेट कर दिया गया है ताकि इनके अंडों को बचाया जा सके, इन जीवों को बचाया जा सके, और ये जो एक विलुप्ति की ओर जा रहे हैं उसको रोका जा सके। तो ये सारे प्रयास किए जाएंगे। और मैंने आपको बताया कोई भी कार्य जो होता है उसमें फंड की जरूरत होती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होने की जरूरत होती है। तो ये आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं इसको और ऊपर लेकर जाएगा। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझने आई होगी। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, एकदम सही है। यह प्रजाति केवल राजस्थान के घास के मैदानों में पाई जाती तो नहीं, गुजरात में हमने कच्छ बस्टर्ड की बात करी। इसके अलावा मैंने बताया कुछ कुछ क्षेत्र हैं जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी मिलता है। तो स्टेटमेंट गलत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ना उड़ सकने वाला पक्षी है। ये भाई उड़ सकता है लेकिन इसको पसंद होता है कि घास के मैदान में चलना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। केवल आंसर नंबर ए सही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ए है।
आशा करता हूं ये आपको समझने आया होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी, और अभी हाल ही में क्या अपडेट आया है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप बहुत डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसकी क्लासेस 8 जुलाई से शुरू हो रही हैं। इसमें आपको मनीष लाइव मेरा कोड यूज करना है और उस बैचेस को एनरोल कर लेना है, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होती हैं। इसमें 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर होता है। आपको नोट्स, क्रक्स, सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्लास ज्वाइन करके नोट्स बनाने होते हैं और उस तरीके से उस क्लास को फॉलो करना होता है। इसमें आपको मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से करवाई जाती हैं। तो आप जाकर स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पर इस कोर्स को सर्च करेंगे, न्यू सीजन बैच नंबर 2, और मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, और इस फीस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और कोई भी डाउट्स आते हैं तो ये मेरी इंस्टा आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।